अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी वर्ल्ड। आज हम MGT 402 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, जो कि है कंट्रोल ओवर मटेरियल। अब कंट्रोल ओवर मटेरियल क्या होता है? कंट्रोल ओवर मटेरियल का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को प्रॉपर तरीके से रखना, यूज़ करना और इशू करना, ताकि ना तो वेस्ट हो और ना ही कोई चोरी हो सके। यानी हमने मटेरियल को किस तरह कंट्रोल करना है, तो ये सब कुछ हम कंट्रोल ओवर मटेरियल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ रीजंस लिखे गए हैं कि मटेरियल को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, प्रिवेंट थेफ्ट, यानी मटेरियल कैश के बराबर, यानी बराबर होता है। यानी मटेरियल जो होता है हमारे लिए कैश ही होता है। अगर कंट्रोल नहीं हम उसको सही से करेंगे तो वो चोरी हो सकता है। अगर कुछ और इसके रीजन, जैसे प्रिवेंट वेस्ट, मतलब मटेरियल ख़राब भी हो सकता है, डस्ट वगैरह, ब्रेकेज वगैरह, कुछ चीज़ें एक्सपायरी हो सकती है, तो हमें कंट्रोल से बच सकते हैं। यानी अगर हम इसको सही से कंट्रोल करेंगे तो हम वेस्ट से बच सकते हैं। रिमूव ऑब्सोलीट स्टॉक, यानी पुरानी और बेकार स्टॉक हमें उसको हटा देनी चाहिए। इससे जगह भी बचती है और स्टोरेज कॉस्ट कम होती है। आगे नेक्स्ट है अवॉइड एक्स्ट्रा परचेजेस, यानी हमें ज़्यादा मटेरियल हमें खरीदना नहीं चाहिए, इससे पैसा ब्लॉक होता है। तो ये सब कुछ हम कंट्रोल ओवर मटेरियल में ही मटेरियल मटेरियल से ही मेंटेन कर सकते हैं। और देखें ये कि मटेरियल ऑफ कंट्रोल क्यों ज़रूरी होता है। हमारे पास रेगुलर सप्लाई टू प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल टाइम पर मिलता रहेगा, कम नहीं, काम नहीं रुकेगा। इस वजह से हमें रेगुलर सप्लाई को देखने के लिए मटेरियल के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और इसके अलावा एक्यूरेट स्टेटमेंट्स के लिए भी, यानी हर डिपार्टमेंट ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है, पता चल सकता है हमें सिर्फ कंट्रोल ओवर मटेरियल के ज़रिए से। अब आगे नेक्स्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि कंट्रोल मटेरियल पे कंट्रोल क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे देखें कुछ पॉइंट्स देखें, इनको अच्छे से आपने समझना है और देखना है। फर्स्ट देखें कि नो परचेज विदाउट अथॉरिटी, यानी बिना परमिशन के मटेरियल नहीं खरीद सकते। आगे नेक्स्ट है वेरीफाई क्वांटिटी रिसीव, यानी जो ऑर्डर किया है वही क्वांटिटी हमें मिली है, हमें चेक करना है, इसे हमें वेरीफाई करना चाहिए। आगे नेक्स्ट है प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, यानी रखने की हमारे पास प्रॉपर जगह हो, लॉकर वगैरह, गोडाउन वगैरह हमारे पास है। नेक्स्ट है इशू ओनली विद अथराइजेशन, यानी बिना परमिशन के मटेरियल इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रनिंग बैलेंस इन अकाउंट, यानी हर वक्त पता हो कि कितना मटेरियल बचा है, कितना हमने कंज्यूम कर लिया, इशू कर दिया है। ये सब कुछ हमें कंट्रोल ओवर मटेरियल के जरिए से पता चल सकता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। अब इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेनिशमेंट का मतलब है कि जब स्टॉक खत्म होने लगता है तो वापस ऑर्डर करना, ताकि प्रोडक्शन बंद ना हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम स्टोर कीपर का होता है। यानी स्टोर कीपर को ये देखना होता है कि स्टॉक ना ज्यादा हो, क्योंकि पैसा ब्लॉक होगा, इससे पैसा हमारा ज्यादा जाएगा, और ना ही कम हो, क्योंकि प्रोडक्शन रुक जाएगी। अगर हमारे पास स्टॉक कम है तो हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल टर्म में आपको एग्जाम्पल समझाओ कि जैसे आपके घर में आटा खत्म होने वाला है तो आप नया ऑर्डर कर देते हो, ये रिप्लेनिशमेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि फॉलिंग लेवल्स आर जनरली फिक्स, यानी हर मटेरियल के लिए 4 लेवल्स फिक्स किए जाते हैं: ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड डेंजर लेवल। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। अब ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब है किस पॉइंट पर नया ऑर्डर हमने प्लेस करना है। ये लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बहुत डिटेल से इसके बारे में समझाया था। नेक्स्ट होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब है कि कितना ज्यादा स्टॉक रख सकते हो, मतलब लिमिट से ज्यादा नहीं हमने रखना है, एक मैक्सिमम लिमिट तक हम स्टॉक को रख सकते हैं। मिनिमम लेवल यानी कम, कितना कम स्टॉक रख सकते हो, यानी इससे नीचे हमें जाने नहीं देना। अब नेक्स्ट है डेंजर लेवल, यानी इसका मतलब है कि बहुत इमरजेंसी वाला लेवल, यानी अभी अभी हमने इसको ऑर्डर करना है, डेंजर लेवल तक हम पहुंच गए हैं। अब इनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इज द स्टॉक लेवल एट विच न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस, यानी वो लेवल जहाँ हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है। अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल आटे का स्टॉक आपके पास 5 किलो रह गया है, तो आपने फौरन से नया ऑर्डर कर देना है। तो 5 किलो ही हमारे पास री ऑर्डर लेवल है, यानी जहाँ पर हमने नया ऑर्डर प्लेस करना है। अब इसका फार्मूले के लिए फैक्टर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है: द मैक्सिमम कंजम्पशन, this is a maximum quantity of the material that is expected to be consumed in a day or in a week or in a month. आगे लीड टाइम। अब लीड टाइम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑर्डर देने से लेकर मटेरियल आने तक का टाइम, ये हमारे पास लीड टाइम होता है। इसको अपने ध्यान से करना है। इन सारे पैराग्राफ की रीडिंग आपने अच्छे से एक बार देख लेनी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज स्पेस, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, डिप्लीशन, एवेपोरेशन, मटेरियल वेस्ट। इन सारे फैक्टर्स को हमने रीऑर्डर लेवल में कंसर्न करना है। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टॉक।
हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक रख सकते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास है मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इन सब ये फार्मूला अपने फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, इन फार्मूलाज को हम देखेंगे। है हमारे पास मिनिमम लेवल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक दैट मस्ट बी मेंटेन। यानी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितना, यानी हम कम से कम कितना स्टॉक रखना चाहिए, इस लेवल से नीचे स्टॉक मत हमें जाने नहीं देना चाहिए। तो यह सब कुछ हमें मिनिमम लेवल से पता चलेगा। अब मिनिमम स्टॉक लेवल में हमें तीन चीजें चाहिए होती है, रीऑर्डर लेवल, लीड टाइम, एवरेज डेट ऑफ कंजम्पशन। अब इसका फार्मूला भी आपने देखना है कि रीऑर्डर लेवल को माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन और लीड टाइम को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसको रीऑर्डर लेवल में माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मिनिमम लेवल का फार्मूला आ जाएगा। अब आगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल इज ए क्रिटिकल लेवल बिलो विच इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। यानी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, यानी अगर स्टॉक इस लेवल पर पहुंच गया है तो हमें फौरन से ऑर्डर करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको इमरजेंसी लेवल भी कहा जाता है। अब इसका फार्मूला देते हैं, इसके लिए फिक्स ये चीजें फिक्स की जाती हैं, एवरेज कंजम्पशन, इमरजेंसी लीड टाइम, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डेंजर लेवल आ जाता है। अब हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें हमें मैक्सिमम कंजप्शन दिया गया है, मिनिमम कंजप्शन, एवरेज कंजप्शन, ये सारे कुछ हमें दिया गया है। हमने कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल। जैसे कि मेरे फार्मूला पीछे से पढ़ के आए हैं, आपने बस इन फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास ये सारा आंसर आ जाएगा। इसको एक बार खुद से कीजिएगा, ये बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करने से आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। Economic order quantity refers to that number quantity ordered in a single purchase so that the accumulated cost of ordering and carrying costs are at the minimum level. कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ऑर्डर क्वांटिटी है जिस पर टोटल कॉस्ट कौन सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। यानी ऑर्डर करने में जितनी हमारी कॉस्ट चाहिए उसको कैरिंग करने में, उसको लाने में हमारी कितनी कॉस्ट चाहिए वो मिनिमम हो जाती है। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमें पता चलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपको इजी वे में, तो मान लें अगर आपने घर के लिए आटा खरीदते हो आप, अगर 1 kg खरीदोगे तो रोज उस मार्केट जाना पड़ेगा, ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी हमारे पास। अगर 100 kg एक साथ खरीदोगे तो स्टोरेज में जगह नहीं होगी और पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ज्यादा मतलब हमारी कैरिंग कॉस्ट हमारी ज्यादा होगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो परफेक्ट क्वांटिटी है, ना इतना कम के बार बार ऑर्डर करो, ना इतना ज्यादा कि स्टोरेज में प्रॉब्लम हो। अब इसका फार्मूला देखते हैं यहाँ पर। इसके फार्मूला ये लिखा है, उसका आपने अच्छे से करना है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें ईओक्यू का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि सिंपल वर्ड्स में एक बार में कितना ऑर्डर करना है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है आर यू एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स, यानी एक साल में कितने हमें यूनिट्स चाहिए, हम इसको एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स कहा जाता है। आगे है ओसी यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर वन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर लगाने का कितना खर्चा है, इसको ओसी हम बोलेंगे। इसके बाद यूसी है यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट का कितना प्राइस है। नेक्स्ट है सी और सीसी यानी कैरिंग कॉस्ट, यानी परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट का कितना परसेंट स्टोरेज कॉस्ट लगता है, ये सारा हम कैरिंग कॉस्ट से निकालेंगे। अब ये फॉर्मूला है, ये बेस्ड ऑन थ्री अजम्पशंस, ये तीन अजम्पशन पर बेस करते हैं। यानी कौन कौन से, सबसे पहले है कि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, यानी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो यानी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, प्राइस सेम ही रहेगा पूरे साल में। नेक्स्ट है कंजप्शन पैटर्न, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट रिमेन सेम, यानी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारे पास कंजप्शन जो पैटर्न है, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, ये भी सेम रहेगा। Next है will EOQ will be delivered each time the stock balance is just to reduce to nil, यानी स्टॉक जीरो हो तो ही नया ऑर्डर आता है, जब स्टॉक खत्म होता है तब नया ऑर्डर डिलीवरी होता है। ये तीन अजम्पशन की बेस पे फॉर्मूला होता है, इन अजम्पशंस को आपने ध्यान से याद कर लेना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने के हमारे पास एनुअल कंजप्शन हमें दिया गया है जो कि 80,000 यूनिट्स है, यानी एक साल में हम कितना यूज करते हैं। कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर, कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट इज ये सारा कुछ हमने इस फार्मूले के अंदर हमने पुट किया, हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 8,000 आ गई। अब यहाँ पे लिखा गया कि फार्मूला होल्ड्स गुड इफ चेंजेस इन प्राइस आर नॉट लाइकली इन द नियर फ्यूचर एंड कंजप्शन इज रेगुलर, यानी वही बात है कि कंजप्शन भी सेम रहेगी, प्राइस भी चेंज नहीं होगी। अगर ऐसा चेंज हो जाता है तो प्लेसिंग ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला में बिकम एक्सपेंसिव,
यानी अगर चेंज हो जाए तो हमारे पास एक्सपेंसिव हो जाएगा ऑर्डर करना, क्योंकि कॉस्ट चेंज हो रही है। अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट के बारे में बताया गया। इससे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप समझे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है। जितनी बार ऑर्डर करोगे उतना खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर करो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है, तो इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। यानी ऑर्डर लगाने का खर्चा कितना है। एग्जाम ऑर्डरिंग कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फॉर्म फिलिंग कॉस्ट, फ़ोन और ईमेल चार्जेस में हम ऑर्डर इन्हीं तरीके से हम ऑर्डर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। अब कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, यानी जितना ज़्यादा स्टॉक रखोगे उतना ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट हमारे पास आएगी। इससे कम क्वांटिटी का ऑर्डर करो तो कैरिंग कॉस्ट भी कम होती है। एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग कॉस्ट हमारे पास होती है गोडाउन की रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट और इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी पैसा ब्लॉक हुआ है हमारे पास, ऑब्सोलेंस रिस्क, यानी पुराना होने का रिस्क है, हैंडलिंग एंड अपकीप एक्सपेंसेस, ये सब हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आती हैं। इसको आपने ध्यान से रीड कर लेना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेबल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी हम इधर टेबल की मदद से देखेंगे कि हमने डिफरेंट ऑर्डर ऑर्डर की क्वांटिटीज चेंज करके कि हमने कितना ऑर्डर किया, उसके मुताबिक हमारे कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे देखें, ये टोटल कॉस्ट कंप्राइजिंग ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास क्या आती है, दो तरह से आती है। एक है हमारे पास कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट से। यानी स्टेप वन है रिक्वायर्ड यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कितने दिए और ऑर्डर क्वांटिटीज हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट आ जाएंगे। और दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल क्या आगे हम टेबल यहाँ पे देखेंगे, इस टेबल की मदद से हम इसको ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ देखिए ऑर्डर की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है। पहले हमने 22, यानी हमने अगर 20,000 यूनिट को ऑर्डर कर दिया हमारे पास, यानी ऑर्डर की क्वांटिटी 20,000 था, हमारी कॉस्ट यहाँ पे देखेगी टोटल कॉस्ट 34,800 हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर 10,000 भी देखें हमारे पास ये कॉस्ट आ रही है। सबसे जो कम कॉस्ट हमारे पास आ रही है वो 24,000 यूनिट्स पे 24,000 आ रही है, और ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 8,000 है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है कि 8,000 यूनिट्स के ऊपर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट बराबर आ रही है 800 यूनिट्स के ऊपर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास द टेबल शोज दैट 8,000 इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये 8,000 हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, बिकॉज एट दिस पॉइंट टोटल कॉस्ट इज द मिनिमम। हमें ये देखना होता है कि हमारी टोटल कॉस्ट है ना वो कहाँ पे मिनिमम आ रही है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कैरिंग कॉस्ट भी बराबर में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। If the order quantity is increased, it will also result in reducing the total ordering cost, but at the same time, more carrying cost will be incurred to store the inventory. यानी दोनों चीजें हमारे पास कम होनी चाहिए ताकि हमारे पास जो ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक वैल्यू आ रही है हमारे पास कम आए, कॉस्ट उसकी कम आए। अब ये चीज हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ग्राफ से भी जाहिर शो करवाई है इन्होंने। अब इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में 3 लाइन्स है हमारे पास। एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइन, इसे हमें बताती है कि ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ने से घटती है, यानी हमें हमारे पास नीचे को जाएगी। नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट लाइन, यानी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ने से ये बढ़ती है, ये ऊपर को जाएगी ये लाइन। यानी हम कैरिंग कॉस्ट से इतना ऑर्डर हमारा ज्यादा होगा तो कैरिंग हमारे पास ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। आगे टोटल कॉस्ट लाइन, पहले ये घटती है हमारे पास, कम हो गई फिर बढ़ेगी हमारे पास। जो सबसे नीचे पॉइंट है वो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का होता है। यानी कि जहाँ पे टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डर कॉस्ट लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर। हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी हमारे पास। यहाँ पे देखिए 8 पे आ रही है ये वाला, इस यहाँ पे बताया भी गया है नीचे। यानी कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे और या कम कर देंगे तो इसका इफेक्ट टोटल कॉस्ट के भी ऊपर होगा। यानी जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास वो भी मोर देन एट द कॉस्ट एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ज्यादा हो जाएगी हमारे पास। और ये ग्राफ हमें साफ दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट टर्म्स है हमारे पास कॉस्ट फॉर डिफेक्टिव आउटपुट या वर्क। अब ये क्या होता है, यानी कि जब प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो, कोई खराबी हो लेकिन उसे ठीक किया जा सकता है तो इसे डिफेक्टिव आउटपुट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे, फैक्ट्री में अगर कैपेसिटर्स बन रहे हैं, इंस्पेक्शन में पता चला कि 10 कैपेसिटर प्रॉपर्ली वाउंड अप नहीं हो रहे हैं, उन्हें रिवाइंड करके ठीक किया जा सकता है। इसीलिए एक्स्ट्रा मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। ये डिफेक्टिव आउटपुट की कॉस्ट है, इसको डिफेक्टिव आउटपुट कॉस्ट कहा जाता है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉइल्ड आउटपुट, यानी पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गया, ये ठीक नहीं हो सकता, स्क्रैप में बेचना पड़ेगा इसको, जिसको हम कम कीमत पे बेचते हैं, इसको स्पॉइल्ड आउटपुट कहा जाता है। इस सिंपल टर्म में अगर बताऊं तो जब प्रोडक्ट कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाए और उसे ठीक करना पॉसिबल नहीं है तो इसे स्पॉइल्ड आउटपुट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में ग्लास बोटल्स बन रही है, कुछ बोटल्स गिरकर टूट गई हैं, इन्हें ठीक करना, अब इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, इन्हें स्क्रैप में बेचा जाएगा, तो इसको हम स्पॉइल्ड आउटपुट कहते हैं। स्पॉइल्ड आउटपुट को स्क्रैप इन्वेंट्री में बेचा जाता है, कुछ पैसा वापस मिल सकता है, यानी लेकिन ज्यादा नहीं है, पूरी कॉस्ट तो नहीं हमें वापस मिल सकती। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, इनको भी आपने ध्यान से देख लेने। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए, आप इनको खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम इसको ट्राई करेंगे। अब ये इजी एग्जांपल्स हैं, फॉर्मूला अप्लाई होने हैं बस यहाँ पर, जो कि फॉर्मूलाज हम पूरे लेक्चर में पढ़ कर आए हैं। 1 से 2 बार लेक्चर को जरूर सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। यहाँ पे इकोनॉमिक और क्वांटिटी की भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एग्जाम्पल को देखें, हमारे पास एनुअल यूजेस दिया गया, कॉस्ट पर यूनिट हमें दिया गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया गया, हमारे पास अब कैरिंग कॉस्ट नहीं दी गई। इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम यूनिट कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट की जो परसेंटेज है उसे हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ जाएगी। तो ये इसको हम यूज करके इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस है, ये सब न्यूमेरिकल्स को खुद से ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, और पेपर में भी न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे। एमसीक्यूज भी इसी तरह के होंगे जहाँ पे शॉर्ट फार्मूलाज को लगा के आपने सॉल्व करना होगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा पेपर में भी। इन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।